हेलो गाइस, आज हम पढ़ रहे हैं बाल विकास यानी कि साइकोलॉजी रीट एग्ज़ाम और सभी एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पे बाल विकास की डेफिनेशन देखते हैं। बाल विकास का अध्ययन मनोवैज्ञानिक की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उस शाखा को बाल मनोविज्ञान या बाल विकास कहा जाता है। बाल विकास के अर्थ और उसकी परिभाषाएं। बाल विकास के अंतर्गत बालकों के व्यवहार, स्थितियाँ, समस्या तथा उन सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है जिनका प्रभाव बालक के व्यवहार पर पड़ता है। बाल विकास का बाल मनोविज्ञान की कुछ प्रमुख परिभाषाएं। जेम्स ड्रेवर के अनुसार बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है, ये जेम्स ड्रेवर ने कहा। क्रो ने कहा, जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक होता है। आइजैक के अनुसार जो है ये है मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के विकास से यह है कि गर्भकालीन अवस्था, जन्म, शैशवावस्था, बालावस्था, किशोरावस्था और परिपक्वता तक के बालक की मनोवैज्ञानिक विकास प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। गर्भकालीन अवस्था, जन्म, शैशवावस्था, बालावस्था, किशोरावस्था और परिपक्वता तक के बालक की मनोवैज्ञानिक विकास प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ये आइजैक ने कहा। थॉमसन ने बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है। यदि उसे उचित रूप में समझा जा सके तो उसका उचित समय पर उचित ढंग से विकास हो सके तो प्रत्येक बालक एक सफल व्यक्ति बन सकता है, ये थॉमसन ने कहा। हॉरलॉक ने कहा, आज बाल विकास में मुख्यतः बालक के रूप, व्यवहार, रुचियों और लक्षणों में होने वाले उन विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है जो उनके एक विकासात्मक अवस्थाओं से दूसरी विकासात्मक अवस्थाओं में पदार्पण करते समय होते हैं। बाल विकास में यह खोज करने का प्रयास किया जाता है कि यह परिवर्तन कब होते हैं, इसके क्या कारण होते हैं और यह वैयक्तिक हैं या सार्वभौमिक हैं। उपयुक्त परिभाषा के आधार पर कहा जा सकता है कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें बालक की विभिन्न अवस्थाओं में मानव के व्यवहार में होने वाले क्रमिक परिवर्तन का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। बाल विकास की आवश्यकताएं देखेंगे। बाल विकास के अध्ययन के द्वारा बालक के जीवन को सुखी और समृद्धशाली बनाया जा सकता है। बाल विकास के अध्ययन के द्वारा बालकों से संबंधित समस्याओं को समझकर उनका समाधान किया जा सकता है। बाल मनोविज्ञान के द्वारा अध्यापक एक अभिभावक बच्चे में अधिगम की क्षमता का सही विकास कर सकते हैं। अध्यापक और अभिभावक बच्चे में अधिगम की क्षमता का सही विकास कर सकते हैं। बच्चों की समुचित क्षमता का विकास कब और कैसे करना है, बाल मनोविज्ञान की सहायता से ही संभव हो सकता है। बाल मनोविज्ञान बच्चे के समुचित निर्देशन के लिए व्यवहारिक उपाय बताता है ताकि उनकी क्षमताओं और अभिवृत्तियों को उचित रूप से निर्देशित किया जा सके। अंत में कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में बाल मनोविज्ञान अत्यंत आवश्यक है। बाल मनोविज्ञान के बिना मनोविज्ञान विषय अधूरा है। बाल विकास के क्षेत्र में गर्भधारण अवस्था से युवावस्था तक के मानव की सभी व्यवहार संबंधी समस्याएं सम्मिलित हैं। इस अवस्था के सभी मानव व्यवहार संबंधी समस्याओं के अध्ययन में विकासात्मक दृष्टिकोण मुख्य रूप से अपनाया जाता है। इन अध्ययनों में मुख्य रूप से इस बात पर बल दिया जाता है कि विभिन्न विकासात्मक अवस्थाओं में कौन कौन से क्रमिक परिवर्तन होते हैं, ये परिवर्तन किन कारणों से, कब और क्यों आदि होते हैं। विकास के निम्नलिखित क्षेत्र हो सकते हैं। कौन कौन से? बालक और वातावरण। इस क्षेत्र के अंतर्गत बालक का वातावरण पर तथा वातावरण का बालक के व्यवहार पर, व्यक्तित्व तथा शारीरिक विकास आदि पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जा सकता है। बालक और वातावरण। इस क्षेत्र के अंतर्गत बालक का वातावरण पर तथा वातावरण का बालक के व्यवहार, व्यक्तित्व तथा शारीरिक विकास आदि पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जा सकता है। बालकों की व्यक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन। इसके अंतर्गत बालक के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक, भाषाई आदि विभिन्नताओं
तथा इससे संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जा सकता है। बाल व्यवहार और अंतःक्रिया, इसके अंतर्गत विकास की विभिन्न अवस्थाओं में बालक के विभिन्न अंतःक्रिया और बाल व्यवहारों को समझकर यह जानने का प्रयास किया जाता है कि बालक के पर्यावरणीय समायोजन में कौन सी अंतःक्रिया बाधक है और कौन सहयोगी है। मानसिक प्रक्रिया में क्या होता है, इस क्षेत्र के अंतर्गत बालक के विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं की विभिन्न अवस्थाओं में गति, स्वरूप तथा विकास आदि का अध्ययन किया जाता है। बाल बालिकाओं का मापन, इसके अंतर्गत क्या होता है, बच्चों के विभिन्न मानसिक और शारीरिक मापन तथा मूल्यांकन से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। समायोजन संबंधी समस्याएं क्या होती हैं, इस क्षेत्र के अंतर्गत बालक के विभिन्न प्रकार के समायोजन संबंधी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। अभिभावक बालक संबंध, इस क्षेत्र में क्या होता है कि अभिभावक बालक संबंध का विकास, अभिभावक बालक संबंध के निर्धारक, पारिवारिक संबंधों में ह्रास आदि समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। विशिष्ट बालकों का अध्ययन, इस क्षेत्र में क्या होता है कि पिछड़े बालक, समस्यात्मक बालक, मंदबुद्धि बालक, प्रतिभाशाली बालक आदि विभिन्न योग्यता वाले, क्षमता वाले बालक जो होते हैं उन सभी कई समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। विकास के सिद्धांत देखेंगे। गैरिसन एवं अन्य के अनुसार जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तब हम उसमें कुछ परिवर्तन देखते हैं। अध्ययनों ने सिद्ध कर दिया कि ये परिवर्तन निश्चित सिद्धांत के अनुसार होते हैं। इन्हीं को विकास का सिद्धांत कहा जाता है। इन विकास के सिद्धांत की संक्षिप्त व्याख्या अब बताने वाले हैं। निरंतरता का सिद्धांत पहला, इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया निरंतर अविराम गति से चलती है, जो कभी मंद कभी तीव्र हो सकती है। व्यक्तिगतता का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार विभिन्न व्यक्तियों की विकास की गति एवं दिशा भिन्न होती है। विभिन्न व्यक्तियों की विकास की गति जो है दिशा भिन्न होती है। दूसरे शब्दों में एक ही आयु के दो बालक या बालिकाएं शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, चारित्रिक आदि विभिन्नताओं का होना विकास की व्यक्तिगतता को इंगित करता है। परिमार्जितता का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार विकास की गति तथा दिशा में परिमार्जन संभव होता है। दूसरे शब्दों में सही ढंग से किए गए प्रयासों के द्वारा विकास की गति को वांछित दिशा की ओर तथा उसे तीव्र गति से उन्मुख किया जा सकता है। विकास क्रम का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक प्रजाति, चाहे वह पशु हो या मानव, के विकास का एक निश्चित प्रतिक्रम होता है। उसे उस प्रजाति के समस्त सदस्यों के लिए सामान्य होता है तथा उस प्रजाति के समस्त सदस्य उस प्रतिक्रम का अनुसरण करते हैं। इसे निश्चित पूर्व कथनीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। मस्तिष्क का दोमुखी विकास सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है, अर्थात पहले मस्तिष्क, फिर धड़, फिर अंत में पैर में विकास होता है। एकीकरण का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है, उसके बाद वह उन भागों में एकीकरण करना सीखता है। समान प्रतिमान का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक प्रजाति, चाहे वह पशु हो या मानव, अपनी प्रजाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करता है। सामान्य से विशिष्ट प्रक्रियाओं का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं की ओर होता है। वह पहले अपनी किसी भी अंग का संचालन करके अपने पूरे शरीर का संचालन करता है और किसी विशेष वस्तु की ओर इशारा करने से पूर्व अपने हाथों को सामान्य रूप से चलाता है। वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास वंशानुक्रम तथा वातावरण की परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम होता है। चक्राकार प्रगति का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार विकास रेखीय गति एवं स्थिर दर से न होकर चक्राकार ढंग से होता है, अर्थात विकास प्रक्रिया के दौरान बीच बीच में ऐसे अवसर आते हैं जबकि किसी क्षेत्र विशेष में विकास की पूर्व अर्जित स्थिति का समायोजन करने के लिए उस क्षेत्र की विकास प्रक्रिया लगभग विराम की अवस्था में आ जाती है। बाल विकास की अवस्थाएं, मनोवैज्ञानिक नियम ने सुविधा अनुसार विकास को विभिन्न अवस्थाओं में बांटकर उनमें होने वाले परिवर्तन और विशेषताओं को पहचान कर यह स्पष्ट कर दिया कि बालक का विकास एक अवस्था से दूसरी अवस्था में अचानक नहीं होता, बल्कि विकास की गति स्वाभाविक रूप से क्रमशः होती रहती है। विभिन्न विद्वानों ने बालकों के विकास को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया है। तो यहाँ पे कोल के अनुसार देखेंगे। कोल ने शैशवावस्था,
से लेके 12 अवस्था बताई है वृद्धावस्था तक। कोल ने कितनी अवस्था बताई हैं? 12। और हॉरलॉक ने बताई हैं विकास की अवस्थाएं 11। सामान्य रूप से मानव विकास के 5 अवस्थाओं में बांटा जाता है। सामान्य रूप से तो 5 अवस्थाओं में बांटा जाता है। और इसके बाद है शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं। तो यहाँ पे सबसे पहले कोल के अनुसार देखेंगे, शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 5 वर्ष की। मध्य बाल्यावस्था 6 से 12, 6 से 10 भी बालिकाओं की होती है, 6 से 10, और बालक की होती है अवस्था 6 से 12। पूर्व किशोरावस्था या उत्तर बाल्यावस्था ये 13 से 14 और बालिकाओं की होती है 11 से 12। प्रारंभिक किशोरावस्था जो होती है बालकों में 15 से 16 और बालिकाओं में 12 से 14। मध्य किशोरावस्था जो होती है कोल के अनुसार 17 से 18 बालकों में और 15 से 17 बालिकाओं में। उत्तर किशोरावस्था 19 से 20 बालक में और 18 से 20 बालिकाओं में। प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था जो होती है 21 से 34 वर्ष बालकों में और बालिकाओं में इसमें सेम ही है। मध्य प्रौढ़ावस्था 35 से यानी कि 35 से 49 वर्ष तक। उत्तर प्रौढ़ावस्था 50 से 64 वर्ष तक। प्रारंभिक वृद्धावस्था जो शुरू हो जाती है 65 से 75 और वृद्धावस्था जो होती है वो टोटली 75 वर्ष से आगे तक की होती है। हॉरलॉक के अनुसार देखेंगे गर्भकालीन अवस्था जो गर्भधान से जन्म तक होती है। शैशवावस्था जन्म के 2 सप्ताह या 14 दिन तक। शैशवावस्था जन्म से 2 सप्ताह या 14 दिन तक। बचपनावस्था 2 सप्ताह के बाद 2 वर्ष तक। पूर्व बाल्यावस्था तीसरे वर्ष से 6 वर्ष तक। उत्तर बाल्यावस्था 7वें वर्ष से 12 वर्ष तक। वय संधि 12 वर्ष से 14 वर्ष तक। पूर्व किशोरावस्था 13 वर्ष से 17 वर्ष तक। उत्तर किशोरावस्था 18 वर्ष से 21 वर्ष तक। प्रौढ़ावस्था 21 वर्ष से 40 वर्ष तक। मध्यावस्था 41 वर्ष से 60 वर्ष तक। वृद्धावस्था 60 वर्ष से ऊपर होती है वृद्धावस्था। और सामान्य रूप से मानव विकास की ये जो 5 अवस्थाएं हैं ये गर्भावस्था गर्भधान से जन्म तक। शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष तक। बाल्यावस्था 6 से 12। किशोरावस्था 13 से 18। प्रौढ़ावस्था 19 वर्ष से ऊपर। गर्भावस्था की विशेषताएं। इस अवस्था की सामान्य अवधि 9 महीने 10 दिन की होती है। इस अवस्था में विकास की गति तीव्र होती है तथा इस अवस्था में अधिकांश विकास शिशु के शरीर में होते हैं। इस अवस्था की 3 उप अवस्थाएं हैं, डिम्बावस्था, पिंडावस्था, भ्रूणावस्था। शैशवावस्था में बालक का निर्माण काल कहा जाता है। यह अवस्था जन्म से 5 वर्ष तक मानी जाती है। जन्म से 3 वर्ष तक पूर्व शैशवावस्था और 3 से 5 वर्ष की आयु तक उत्तर शैशवावस्था या पूर्व बाल्यावस्था कहलाती है। न्यूमैन के अनुसार 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। फ्रायड के शब्दों में कहें तो मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह 4-5 वर्ष में बन जाता है। क्रो एवं क्रो ने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा। शैशवावस्था की विशेषता देखेंगे तो शारीरिक विकास में तीव्रता, मानसिक क्षमताओं में तीव्रता, सीखने में तीव्रता, दोहराने की प्रवृत्ति, जिज्ञासा प्रवृत्ति, दूसरों पर निर्भरता, आत्म प्रेम की भावना, नैतिकता का अभाव, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार, सामाजिक भावना का विकास, दूसरे बालकों में रुचि या अरुचि, संवेगों का प्रदर्शन, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, कल्पना की सजीवता, काम प्रवृत्ति की भावना, ये सब शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं। शैशवावस्था में शिक्षा कौन सी दी जानी चाहिए? उचित वातावरण की उपलब्धता, स्वस्थ पालन पोषण की व्यवस्था, स्नेहपूर्ण व्यवहार, जिज्ञासा की संतुष्टि, सामाजिक भावना का विकास, मानसिक क्रियाओं के लिए उचित अवसर, वार्तालाप के अवसर, आत्म प्रदर्शन के अवसर, अच्छी आदतों का निर्माण, व्यक्तिगत विभेदों पर ध्यान, क्रिया द्वारा सीखने की आदत का निर्माण, चित्र व कहानियों द्वारा शिक्षा, खेल द्वारा शिक्षा, मूल प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन, ये सब शैशवावस्था में दी जाने वाली शिक्षाएं। इस तरीके से शिक्षा में दी जानी चाहिए शैशवावस्था में। बाल्यावस्था में देखेंगे तो इस अवस्था को व्यक्तित्व निर्माण की अवस्था कहा जाता है क्योंकि इस अवस्था में बालकों को विभिन्न आदतों, व्यवहार, रुचि, इच्छाओं आदि के प्रतिरूपों का निर्माण होता है। इस अवस्था को शिक्षा शास्त्री प्रारंभिक विद्यालय की आयु तथा
कुछ अन्य विद्वानों ने इसे स्फूर्ति अवस्था और गंदी अवस्था भी कहा है बाल्यावस्था को। कोल व ब्रूस के अनुसार देखें तो वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना कठिन है। रॉस ने बताया बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल बताते हुए इसे बताया शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं हैं शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि, जिज्ञासा की प्रबलता, रचनात्मक कार्यों में रुचि, वास्तविक जगत से संबंध, अब आत्मनिर्भरता की भावना, सामाजिक तथा नैतिक गुणों का विकास, सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास, रुचियों में परिवर्तन, काम प्रवृत्ति की न्यूनता, संग्रह करने की प्रवृत्ति, निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति, ये सब बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं हैं। अब बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? शारीरिक विकास पर बल देना चाहिए, बाल मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षा, भाषा के ज्ञान पर बल, खेल तथा क्रिया द्वारा शिक्षा, उपयुक्त विषयों का चुनाव, रोचक पाठ्यक्रम, जिज्ञासा प्रवृत्ति की संतुष्टि होनी चाहिए, नैतिक शिक्षा देनी चाहिए, सामाजिक गुणों का विकास, संचय प्रवृत्ति को प्रोत्साहन, सामूहिक प्रवृत्ति की दृष्टि, मानसिक विकास पर बल, पर्यटन व स्काउटिंग की व्यवस्था, संवेगों के प्रदर्शन का अवसर, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था, इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। किशोरावस्था को बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था की मध्य का संधिकाल कहा जाता है। किशोरावस्था को अंग्रेजी में एडोलसेंस कहते हैं। एडोलसेंस शब्द लैटिन शब्द एडोलसियर से बना है, जिसका अर्थ परिपक्वता की ओर बढ़ना है। क्रो एवं क्रो के अनुसार किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। जर्शील्ड के अनुसार किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। स्टेनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था बड़ी संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। E.A. किर्कपैट्रिक के अनुसार इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। विग व हंट के अनुसार किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। किशोरावस्था में विकास के सिद्धांत। किशोरावस्था के संबंध में दो सिद्धांत प्रचलित हैं। आकस्मिक विकास का सिद्धांत, इस सिद्धांत के समर्थक स्टैनले हॉल हैं। इन्होंने वर्ष 1904 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एडोलसेंस में लिखा है कि किशोर में जो शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक परिवर्तन होता है वे अकस्मात होते हैं। ये स्टैनले हॉल ने अपनी पुस्तक एडोलसेंस में भी दिया है। क्रमिक विकास का सिद्धांत, इस सिद्धांत के समर्थक किंग, थॉर्नडाइक और हॉलिंगवर्थ प्रमुख हैं। क्रमिक विकास के सिद्धांत के समर्थक कौन है? किंग, थॉर्नडाइक और हॉलिंगवर्थ प्रमुख हैं। इनका मानना है कि किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन निरंतर और क्रमशः होते हैं। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं: शारीरिक विकास में तीव्रता एवं दृढ़ता, मानसिक योग्यताओं का विस्तार, स्थिरता व समायोजन का अभाव, घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता, व्यवहार में विभिन्नताएं, स्वतंत्र व विद्रोह की भावना, काम शक्ति की परिपक्वता, रुचियों में परिवर्तन तथा स्थायित्व, समूह को महत्व, ईश्वर तथा धर्म में विश्वास, वीर पूजा की भावना, स्वाभिमान की भावना, अपराध प्रवृत्ति का विकास, समाज की सेवा की भावना, स्थिति व महत्व की अभिलाषा, व्यवसाय की चिंता, जीवन दर्शन का निर्माण। किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप: शारीरिक विकास के लिए शिक्षा, मानसिक विकास के लिए शिक्षा, संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा, व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार शिक्षा, सामाजिक संबंधों की शिक्षा, यौन शिक्षा, किशोर के साथ वयस्क जैसा व्यवहार, धार्मिक व नैतिक शिक्षा, उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग, बालक व बालिकाओं के पाठ्यक्रम में विभिन्नता, किशोर को व्यक्तिगत व व्यवसायगत निर्देशन और परामर्श,
विभिन्न अवस्थाओं में शारीरिक विकास। बालक के विकास का एक महत्वपूर्ण पक्ष उसका शारीरिक विकास है। शारीरिक विकास के अंतर्गत शरीर रचना, स्नायु मंडल, मांसपेशियां वृद्धि, गामक तंत्र, अंतःस्रावी ग्रंथियां आदि प्रमुख रूप से आती हैं। शारीरिक विकास का प्रभाव बालक के व्यवहार तथा विकास के अन्य पक्षों जैसे सामाजिक, मानसिक, सांवेगिक आदि पर भी पड़ता है, इसलिए शैक्षिक दृष्टि से इसको महत्वपूर्ण माना जाता है। गर्भावस्था में या जन्म पूर्व शारीरिक विकास सामान्यतः जन्म पूर्व की अवधि 40 सप्ताह 280 दिन का होता है। निषेचन से जन्म तक के समय को जन्म पूर्व काल या गर्भावस्था का काल कहा जाता है। जन्म पूर्व काल को 3 खंडों में विभाजित किया जाता है: डिंबावस्था या बीजावस्था, सेकंड है पिंडावस्था, थर्ड है भ्रूणावस्था। तो डिंबावस्था यह अवस्था निषेचन के उपरांत प्रथम 2 सप्ताह तक चलती है। पिंडावस्था यह अवस्था निषेचन से तीसरे सप्ताह से शुरू होकर 8वें सप्ताह तक चलती है। इस सप्ताह में कोशों का समूह एक लघु मानव के रूप में परिवर्तित होता जाता है। भ्रूणावस्था निषेचन के 9वें सप्ताह से लेके बालक के जन्म तक का कालखंड भ्रूणावस्था अथवा भ्रूणकाल कहलाता है। शैशवावस्था में शारीरिक विकास। शैशवावस्था में विशेषकर जन्म से लेकर 3 वर्ष की आयु होने के दौरान शारीरिक विकास की गति अत्यंत तीव्र रहती है। वस्तुतः शैशवावस्था के विकास में 2 सोपान हो जाते हैं: जन्म से 3 वर्ष, 3 से 5 वर्ष। ये शैशवावस्था के 2 सोपान हैं। भार। जन्म के समय पूरी शैशवावस्था में बालक का भार बालिका के भार से अधिक होता है। जन्म के समय बालक का भार लगभग 7.50 या 3.2 किलोग्राम और बालिका का 7.30 पौंड या 3 किलोग्राम होता है। पहले 6 माह में शिशु का भार दुगना और 1 वर्ष में तिगुना हो जाता है। लंबाई। जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई 50 से 51 सेमी होती है। प्रथम वर्ष के अंत में 67 से 73 सेमी, दूसरे वर्ष के अंत में 77 से 82 सेमी और 6 वर्ष तक 100 से 110 सेमी तक हो जाती है लंबाई। सिर व मस्तिष्क। नवजात शिशु की सिर की लंबाई उसके शरीर के कुल लंबाई की 1/4 होती है। प्रथम 2 वर्ष में सिर की लंबाई तथा आकार में तीव्र गति से वृद्धि होती है। जब जन्म के समय मस्तिष्क का भार लगभग 350 ग्राम होता है, जो 6 वर्ष की आयु तक 1 किलो 250 ग्राम हो जाता है। हड्डियां। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग 270 होती है। संपूर्ण शैशवावस्था में ये छोटी, कोमल, लचीली होती है। हड्डियां कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य खनिज लवणों की सहायता से मजबूत होती हैं। मजबूत होने की इस प्रक्रिया को अस्थिकरण अथवा अस्थिदृढ़ीकरण कहते हैं। मांसपेशियां। शिशु की मांसपेशियां का भार उसके शरीर के कुल भाग का 23% होता है। 6 वर्ष की आयु तक मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का लगभग 1/4 अर्थात 25% हो जाता है। शिशु की भुजाओं का विकास तीव्र गति से होता है। दांत। लगभग 6ठे या 7वें माह की अस्थायी दूध के दांत निकलने लगते हैं। 4 वर्ष तक लगभग सभी दांत निकल आते हैं। 5वें या 6ठे वर्ष की आयु से शिशु की स्थायी दांत निकलने लगते हैं। अन्य अंग। नवजात शिशु का सिर शरीर की अपेक्षा बड़ा होता है। जन्म के समय हृदय की धड़कन कभी तेज कभी धीमी होती है। जैसे जैसे हृदय बड़ा होता है, धड़कन में स्थिरता आती जाती है। शिशु के आंतरिक अंगों पाचन तंत्र, फेफड़ा, स्नायु मंडल, रक्त संचार अंग, ये जनन अंग, ग्रंथियां आदि विकास भी तीव्र गति से होता जाता है। गामिक नियंत्रण। जन्म के कुछ समय उपरांत से ही शिशु अपने स्नायुओं पर नियंत्रण करने का प्रयास प्रारंभ कर देता है। वह पहले सिर, फिर धड़, फिर अंत में टांगों पर नियंत्रण करना सीखता है। शिशु 1 सप्ताह में मुस्कुराने लगता है। 1 माह में सिर ऊपर उठाने लगता है। 4 माह में सहारे बैठ जाता है। 7 माह में बिना सहारे बैठ जाता है। 10 महीने में घुटने के बल चलने लगता है और 14 महीने में खड़ा हो जाता है। 15 महीने में
फिर चलने लगता है, दौड़ने लगता है। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। बाल्यावस्था के प्रथम 3 वर्ष के दौरान 6 से 9 वर्ष की आयु तक शारीरिक विकास अधिक तीव्र गति से होता है। बाद के 3 वर्षों में शारीरिक विकास की गति धीमी हो जाती है, परंतु इस अवधि में शारीरिक विकास दृढ़ता की ओर उन्मुख होता है। इसलिए 9 से 12 वर्ष की आयु को परिपाक काल भी कहा जाता है। इसमें बाहर जो है बाल्यावस्था में कि इस अवस्था में बालक के भार में पर्याप्त वृद्धि होती है। 9 या 10 वर्ष की आयु तक बालक का भार बालिकाओं से अधिक होता है। इसके बाद बालिकाओं का भार अधिक होना प्रारंभ हो जाता है। लंबाई। बाल्यावस्था में शरीर की लंबाई कम बढ़ती है। इन सब वर्षों में लंबाई 2 या 3 इंच ही बढ़ती है। बाल्यावस्था में हड्डियाँ। इस अवस्था में हड्डियों की संख्या तथा उनकी दृढ़ता या अस्थिकरण दोनों में वृद्धि होती है। इस अवस्था में हड्डियों की संख्या 270 से बढ़कर 350 हो जाती है। दांत। बाल्यावस्था के आरंभ में दूध के दांत गिरने लगते हैं और उनके स्थान पर स्थायी दांत निकलने लगते हैं। 16 वर्ष तक लगभग सभी 27 से 28 दांत निकल आते हैं। मांसपेशियाँ। मांसपेशियों का भार 8 वर्ष तक कुल भार 27% तथा 12 वर्ष तक 33% हो जाता है। बालिकाओं की मांसपेशियाँ बालकों की अपेक्षा अधिक विकसित होती हैं बाल्यावस्था में। सिर व मस्तिष्क में बाल्यावस्था के अंत तक सिर का आकार तथा भार लगभग 90% तक विकसित हो जाता है। बाल्यावस्था के अंत तक मस्तिष्क का आकार तथा भार भी प्रौढ़ मस्तिष्क के आकार का भार लगभग 95% तक विकसित हो जाता है। अन्य अंग। बाल्यावस्था में बालक अपने सभी अंगों पर नियंत्रण करने में समर्थ हो जाता है। 12 वर्ष की आयु तक धड़कन की गति लगभग 85 प्रति मिनट हो जाती है। किशोरावस्था में शारीरिक विकास कैसा होता है? किशोरावस्था में बालक तथा बालिकाओं का विकास तीव्र गति से होता है। बालकों में तीव्रतम वृद्धि का समय 14 वर्ष की आयु तक और बालिकाओं में 11 से 18 वर्ष की आयु तक होता है। शारीरिक विकास। किशोरावस्था में शारीरिक विकास जो होता है, आकार और भार देखते हैं। इस अवस्था में लंबाई तेजी से बढ़ती है। बालक 18 वर्ष की आयु तक तथा बालिकाएं 16 वर्ष की आयु तक अपनी अधिकतम ऊंचाई प्राप्त कर लेती हैं। इस अवस्था में बालकों का भार बालिकाओं से अधिक होता है। सिर व मस्तिष्क देखें तो इस अवस्था में सिर व मस्तिष्क का विकास मंद गति से होता है। लगभग 16 वर्ष की आयु तक सिर तथा मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है। एवं मस्तिष्क का भार 1200 से 1400 ग्राम के बीच होता है। हड्डियाँ। किशोरावस्था में हड्डियों की अस्थिकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। इस अवस्था में हड्डियों की संख्या कम होने लगती है। मांसपेशियाँ। किशोरावस्था की समाप्ति पर मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का 45% तक हो जाता है। अन्य अंग जो है, इस अवस्था के अंत तक सभी ज्ञानेंद्रियों तथा कर्मेंद्रियाँ पूर्ण विकसित हो जाती हैं और किशोरावस्था के अंत तक हृदय की गति 72 प्रति मिनट हो जाती है। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं वो वंशानुक्रम है, वातावरण, पौष्टिक भोजन, नियमित दिनचर्या, निद्रा व विश्राम, परिवार की स्थिति, खेल व व्यायाम, प्रेम व तथा सहानुभूति, रोगों के कारण शरीर में उत्पन्न विकृतियाँ, दुर्घटना, भौगोलिक परिस्थितियाँ, गर्भावस्था की असावधानियाँ, ये शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। गत्यात्मक विकास। गत्यात्मक विकास क्या होता है? गत्यात्मक विकास से तात्पर्य पेशीय संचालन के विकास से है। बालक इसमें अपने मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीखता है। गत्यात्मक विकास के 2 रूप होते हैं, एक स्थूल गत्यात्मक, एक सूक्ष्म गत्यात्मक। तो ओके गाइज, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इसी तरह की इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे। ये पढ़ेंगे शैशवावस्था में स्थूल गत्यात्मक, सूक्ष्म गत्यात्मक, ये सब क्या होते हैं। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।